तो आज हम वेक्टर चैप्टर को एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करते हैं। यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं कि वेक्टर क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोगों को पता है। हम खाली उन्हीं पॉइंट को रिवाइज करेंगे जो पिछले 3 साल में पूछे हुए हैं। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे यही कॉन्सेप्ट्स वापस से पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि जो पिछले 3 साल में देखा गया है या जितने कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं वही लगभग पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। तो हम लोग खाली इतना भी रिवाइज कर लेंगे तो ये नेक्स्ट 2020 वाला एग्ज़ाम हम लोग बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, यानी कि बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसी तरीके से वेक्टर बी ए क्या हो जाएगा, बाद वाला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए है, तो बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पहले वाला पॉइंट क्या था, बी था, इसलिए वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी हो गया। अब इन दोनों को जरा नोटिस करो, यहाँ पर तो ओ बी में से ओ ए माइनस कर रखा है और यहाँ पर ओ ए में से ओ बी माइनस कर रखा है, मतलब खाली माइनस का डिफरेंस है ना। तो इन दोनों में से किसी में भी, इनमें से किसी में से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो देखो कैसा दिखाई देगा, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ए दिखाई देगा, या फिर वेक्टर बी ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी दिखाई देगा। अब हमारे समझने वाली बात ये है कि जब हम लोग वेक्टर का नाम बदल देते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी लिखा है फिर उसको पलट के हम लोगों ने बी ए लिख दिया, तो उसके आगे माइनस लगा दो, या तो ऐसे लिख दो। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ए से भी लिख सकते हैं। ये बी ए लिखा हुआ था, इसका नाम पलट के हम लोगों ने ए बी लिखा तो इसके आगे माइनस लगा दिया। ठीक है, तो बस ये हमारे समझने की बात है कि जब भी किसी वेक्टर के नाम को हम लोग पलटते हैं तो उसके आगे माइनस लगा देते हैं। ठीक, अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, इसको हम लोग लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी भी पढ़ते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से मॉड्यूलस वेक्टर ए बी लिखा करते हैं। ठीक, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो उसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो पहले पढ़ते थे बस वैसा का वैसा, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। अब देखो हम लोग थोड़ा सम के बारे में बात करते हैं। जो पॉइंट मैंने यहाँ उठाया था वो पॉइंट यहाँ काम आएगा। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है ये हम लोग देखते हैं। हमारे पास में कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें हमारे पास में 3 पॉइंट हैं, ए बी और सी, मतलब 3 वर्टिसेस हैं। ठीक है, और ये एक साइड है जिसको हम लोगों ने वर्टिसेस के हिसाब से वेक्टर ए बी बोल दिया है। दूसरा साइड है वेक्टर बी सी, वर्टिसेस के हिसाब से हम लोगों ने इसको बी सी बोल दिया है, क्योंकि बी से स्टार्ट कर रहे हैं और सी पर ख़त्म कर रहे हैं। इसी तरीके से इस वाली ब्रांच को हम लोगों ने वेक्टर ए सी बोल दिया है, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, सी पर ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये 2 साइड एक ही डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, तो थर्ड साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में इनके सम को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसलिए हम लोगों ने लिख दिया कि वेक्टर ए बी ये वाला प्लस वेक्टर बी सी ये वाला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ए से लेकर सी की तरफ। तो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ये हो जाने वाला है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा था, हमारे पास में मान लो मैं इस वाली ब्रांच को हटा देता हूँ तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट ए को और पॉइंट सी को कनेक्ट किया, यानी कि पॉइंट ए से हम लोग स्टार्ट हो रहे थे तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, वो पॉइंट सी पर हम लोग फिनिश हो रहे हैं तो ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। यानी कि अल्टीमेटली हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो जो वेक्टर आया ना वेक्टर ए सी, ये ए बी और बी सी का सम हो गया। ठीक है, अब यही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ देखो जरा, अपने पास में एक वेक्टर है वेक्टर ए बी, ठीक है, फिर उसके बाद में वेक्टर बी सी है, उसके बाद में जो तीसरा वेक्टर है वो इसकी तरीके से ए से सी की तरफ नहीं जाकर सी से ए की तरफ आ रहा है। ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों को नोटिस करनी है। तो तीसरा वेक्टर हमारे पास में क्या हो गया, वेक्टर सी ए, न कि वेक्टर ए सी। ये डिफरेंस ध्यान रखना है, ये सी से ए की तरफ है। ठीक है, अब देखो तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट हुए थे, ए से स्टार्ट हुए थे, बी पर पहुँच गए, फिर सी पर पहुँच गए और वापस ए पर आ गए। ठीक है, यानी कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट था, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, और जो एंडिंग पॉइंट है वो दोनों सेम हो गए, तो डिस्टेंस तो 0 हो गई। यानी कि अब जो वेक्टर बनेगा वो इस तरीके से ऐसे लंबा वेक्टर नहीं बनने वाला, वो क्या बनेगा, 0 वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सम ऑफ वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू वेक्टर 0। या फिर ऐसे बोल दो कि कोई भी ट्राइंगल हमारे पास में है, ये वाला ट्राइंगल जैसे, इसमें हम लोग एक ही ऑर्डर में सारी ब्रांचेस को लेते हैं। ठीक है, तो उन तीनों ब्रांचेस का सम या उनका वेक्टर सम इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर 0। तो ये डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पर समझ के रखना है। ठीक, अब हम लोग यहाँ से वेक्टर सी ए को दूसरी साइड लेके चले आते हैं, RHS में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस वेक्टर सी ए। तो अब ये जो माइनस आया है ना, तो इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग इनको
सी ए को चेंज करके ए सी लिखना चाहते हैं तो माइनस एक और बार लगाना पड़ेगा, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आएगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट हम लोगों को एग्जाम में पूछा हुआ है और वहाँ पर हम लोग नाम पलट के लिख रहे हैं, तो माइनस का हम लोगों को ध्यान रखना है कि कहाँ माइनस आएगा और कहाँ माइनस नहीं आएगा, या फिर नाम में क्या चेंजेस दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट है जिस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, जो बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मान लो जैसे हमारे पास में कोई पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, फिर कोई पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है सी, बिल्कुल सेंटर पे, तो सी को हम लोग मिड पॉइंट बोलने वाले हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या सीखे हुए हैं कि ये जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से वाले फॉर्मूले से देते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, तो वेक्टर में भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता फॉर्मूला होता है। वेक्टर में क्या कर रहे होते हैं हम लोग, इन कोऑर्डिनेट्स को पोजीशन वेक्टर बोला करते हैं, मतलब कि इन कोऑर्डिनेट्स से हम लोग पोजीशन वेक्टर बनाया करते हैं। तो x1 y1 से पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा और x2 y2 से पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब हमारे पास में कोई रेक्टेंगल या कोई स्क्वायर है, इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ए सी और डी बी इसके डायगोनल्स हैं। ठीक, ये दोनों पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ज्योमेट्री के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि ये जो पॉइंट पी है ना, ये डी और बी का मिड पॉइंट होगा, ये हम लोगों को पता है। तो ये ए और सी का भी तो मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट वाले मेथड के हिसाब से वेक्टर में हम लोग क्या बोलते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। यहाँ पे हम लोगों ने सी के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर में हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने का मतलब हो गया कि हम लोग उसका पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ओ पी। ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो डी और बी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं और एक ए और सी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब ए और सी के हिसाब से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ सी डिवाइडेड बाई 2। और जब हम लोग बी और डी के हिसाब से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर ओ बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइंस टॉपिक से आया हुआ है, जो नॉर्मली हम लोग क्लास 12th में पढ़ा करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसमें हमारे पास में कोई वेक्टर है, वेक्टर ओ पी। ठीक है, ये वेक्टर ओ पी एक्स एक्सिस के साथ में है, कौन सा वाला एक्स एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस के साथ में ये अल्फा एंगल बना रहा है। इसी तरीके से प्लस वाई एक्सिस के साथ में ये बीटा एंगल बना रहा है और इसी तरीके से जेड एक्सिस के साथ में प्लस जेड एक्सिस के साथ में ये गामा एंगल बना रहा है। ये जो वेक्टर ओपी है ना, ये 3D में है। ठीक है, तब कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा को हम लोग वेक्टर ओपी के डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है, और इनमें एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन हम लोगों को याद रखना है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इस पर हम लोगों को एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, अब देखते हैं कि इन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पिछले 3 साल में हम लोगों को पूछे गए हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर 3i - 2j + k और 2i + 4j - 3k, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी। तो भाई क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए बी निकाल लो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड मतलब ये तो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, तो पहले वेक्टर ए बी निकालते हैं। तो वेक्टर ए बी मतलब क्या हो जाएगा, बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो बस इन दोनों को हम लोगों को माइनस कर लेना है। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो वेक्टर ए बी आएगा वही आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसकी लेंथ निकालनी है तो क्या बोलेंगे भाई, मॉड्यूलस वेक्टर ए बी, और क्या करते हैं उसके अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये स्क्वायर रूट में 1 लिख दिया। 6 यानी कि जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, ये लिख दिया। फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। इन सबको प्लस करके रूट लेंगे तो कितना आएगा, √53। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ टेकन इन ऑर्डर, मतलब ए से बी फिर बी से सी फिर सी से ए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ दीज अबाउ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक भाई, तो जैसा हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट्स के अंदर सीखा था उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है और चेक करना है कि
कौन कौन से करेक्ट हैं और कितने करेक्ट हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने ट्रायंगल बना लिया ABC। ठीक भाई, टेकन इन ऑर्डर बोला है ना, यानी कि A से B की तरफ चले गए, फिर B से C की तरफ चले गए, फिर C से A की तरफ चले गए। आई बात समझ में, ये इसका मतलब हो गया। तो वेक्टर AB ये वाला, फिर वेक्टर BC ये वाला, फिर वेक्टर CA ये वाला, इनका सम कितना होना चाहिए, वेक्टर 0। अब देख लेते हैं ऐसा कुछ दे रखा है क्या। तो पहले वाले ऑप्शन के अंदर ये चीज़ दे रखी है, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल टू 0। तो एक तो कम से कम करेक्ट है। आगे का चेक करते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ AB लिखा था, इधर भी AB लिखा है, फिर BC लिखा है, BC लिखा है, यहाँ CA लिखा है जो कि करेक्ट है। उसके आगे क्या लगा दिया, माइनस, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। तो जो B है वो हमारे काम का नहीं है, गलत है। ठीक है, आगे थर्ड को देखते हैं। थर्ड में देखो क्या हो रहा है, जो सही था वो तो ये है ना, AB लिखा है, हाँ AB लिखा है, BC लिखा है, BC लिखा है, लेकिन BC के आगे माइनस लगा दिया, तो यहाँ गलती हो गई। ठीक है, CA को चेक कर लेते हैं, CA लिखा है, हाँ CA लिखा है, तो पहले वाला ऑप्शन करेक्ट था, लेकिन यहाँ माइनस लग गया, इसका मतलब ये थर्ड इनकरेक्ट है, तो इसको छोड़ देते हैं, काम का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो जो करेक्ट था वो ये था, AB की जगह क्या लिख दिया, BA लिख दिया, लेकिन इसके आगे माइनस नहीं लगाया, एक चीज। फिर BC करेक्ट था, लेकिन BC के आगे माइनस लगा दिया। CA करेक्ट था, तो CA को CA लिखा है, तो दो जगह गड़बड़ कर दी, यहाँ पर गड़बड़ कर दी और यहाँ गड़बड़ कर दी। इसका मतलब ये जो फोर्थ है ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग को ये पूछा था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने करेक्ट हैं, तो एक ही करेक्ट था भाई, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो एक ही करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करने की जगह पर इसमें ट्रायंगल एडिशन वाला मेथड अप्लाई किया होता है, तो भी हमारे पास में जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये गलत ही आता। ठीक है, तो ये तुम लोग ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम whose diagonals intersect at P, let O be the origin. What is vector OA, vector OB plus vector OC plus vector OD equal to। ठीक है भाई, तो करते हैं। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, हम लोग उसको स्क्वायर भी ले सकते हैं, उसको इजी करने के लिए। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। हमारे पास में मान लो कोई ये स्क्वायर है, ठीक, इसके वर्टिसेस ABCD हम लोगों ने बना लिए। अब जैसा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस किया था, ये हमारा एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है। ठीक है, P इनका मिड पॉइंट हो गया, ये P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट वाले फंडे के हिसाब से हम लोग यहाँ पर वेक्टर OP को क्या ले सकते हैं, B और D के लिए वेक्टर OB प्लस वेक्टर OD डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा OB प्लस OD इज इक्वल टू 2 वेक्टर OP। ठीक भाई, फिर नेक्स्ट हमारे पास में है A और C के हिसाब से वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर OA प्लस वेक्टर OC डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में हो जाएगा वेक्टर OC प्लस वेक्टर OA इज इक्वल टू 2 वेक्टर OP। ठीक है, अब हम लोगों को पूछा क्या था, OA OB OC OD इन सबको सम करना है। ये रहा OA और OC और ये रहा OB और OD, तो इसको और इसको हम लोग सम कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा। LHS में तो यही आने वाला है, OA OB OC OD, और RHS में यहाँ पे 2 वेक्टर OP, एक और 2 वेक्टर OP, कितना हो जाएगा, 4 वेक्टर OP। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are AC and BD, which one of the following is correct। ठीक भाई, अब जो ऑप्शंस हम लोगों को दे रखे हैं उन सब में LHS में देखो BA और CD ही दे रखा है सब के अंदर, इसमें भी इनमें भी सब में। ठीक है, तो हम लोग एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, ये हमारे पास में आ गया है। ABCD इसके वर्टिसेस हैं, हम लोगों को BA चाहिए, CD चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बना लिए, एक तो ये वाला ट्रायंगल ABC वाला, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल BCD वाला। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नोविंगली BA लेके आऊँगा और CD लेके आऊँगा। ठीक है, उसके हिसाब से देखेंगे RHS मैच होता है कि नहीं होता है। तो मैंने इस वाले ट्रायंगल के अंदर डायरेक्शंस को कुछ ऐसे लिया है, B से A की तरफ, फिर A से C की तरफ लिया है। ठीक है,
और तीसरी डायरेक्शन को मैंने जान करके उल्टा कर दिया बी से सी की तरफ, ताकि मैं वेक्टर सम वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई कर पाऊँ। तो मैं कर रहा हूँ। ये हो जाएगा वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक भाई, इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल के अंदर मुझे सी डी चाहिए था, तो मैंने इस तरीके से मूवमेंट किया। ठीक है, तो हमारे पास में ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा सी डी, फिर डी बी, उसके बाद में दिस इज इक्वल टू सी बी। ये तो उल्टे डायरेक्शन में आएगा ना, तो ये हो जाएगा सी डी प्लस डी बी इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को नोटिस करो, यहाँ वेक्टर बी सी लिखा हुआ है, यहाँ वेक्टर सी बी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है मैं इस वेक्टर बी सी को सी बी में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कैसे चेंज होएगा? माइनस लगा के चेंज होएगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ माइनस लगा लूँगा तो यहाँ पर भी तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो मैं इस माइनस सी बी की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख रहा हूँ। तो मेरे पास में आ जाएगा वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी डी माइनस वेक्टर डी बी। ठीक भाई, अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर बी ए और सी डी चाहिए सब में। ठीक है, तो ये जो सी डी है ना, इसको तो मैं एल एच एस की तरफ लेके आ जाता हूँ, और ये जो ए सी है ये मेरे को यहाँ पे चाहिए नहीं, इसको मैं आर एच एस की तरफ लेके आ जाता हूँ। तो ऐसा करने से मेरे पास में एल एच एस में वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर सी डी आ गया, और आर एच एस में माइनस वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर डी बी आ गया। अब ऐसा कुछ ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो नाम चेंज कर रखे होंगे। देखते हैं क्या हो रहा है। सब प्लस प्लस करके लिखा है, यानी कि नेगेटिव को हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा। तो ये प्लस कैसे होंगे? जब इनका नाम पलट देंगे तो ए सी की जगह क्या लिखना पड़ेगा? सी ए, ये लिख दिया, और डी बी की जगह क्या लिखना पड़ेगा? बी डी, ये लिख दिया। अब चेक करते हैं कि ऑप्शन में ऐसा कुछ लिख के दे रखा है क्या। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर ये लिखा हुआ है वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर सी डी, ये रहा, इज इक्वल टू वेक्टर बी डी प्लस वेक्टर सी ए, ये रहा। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स विच द वेक्टर ओपी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट में कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस किया था, उसी पे बेस्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, क्योंकि वेक्टर ओपी तीनों एक्सिस के साथ में अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है ना, तो बस यही तो था डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। लेकिन ऑप्शन में ऐसा वैसा नहीं दे रखा है, कुछ और दे रखा है। तो देखते हैं कि आंसर कैसे आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वाले ऑप्शन में कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा दे रखा है, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर गामा को आर एच एस में लेके जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर गामा। अब ऐसा दे रखा है क्या? हाँ, यहाँ पे पहले वाले में दे रखा है, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है। ठीक भाई, नेक्स्ट उसके बाद में साइन में भी आंसर दे रखे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। कोस स्क्वायर अल्फा को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर गामा को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक भाई, अब देखो एक 1 से एक 1 को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है, तो 2 1 तो अभी भी हमारे पास में बचे हुए, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक भाई, फिर साइन स्क्वायर अल्फा भी आएगा, साइन स्क्वायर बीटा भी आएगा, और साइन स्क्वायर गामा भी आएगा, ये रहा। अब इन तीनों को दूसरे साइड लेके चले जाओ, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा? तो इसका मतलब है कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। तो अब हमारे पास में 2 ऑप्शंस करेक्ट हो गए, एक तो फर्स्ट और एक थर्ड वाला। सेकेंड वाले को खुद चेक करके देख लो, ये गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? थर्ड वाला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। बहुत ही इजी है, एक बार रिवाइज हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी कोस थीटा। इसको हम लोग मॉडुलस नहीं भी लिखते हैं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, और उस समय पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, मान लो एंगल निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग कोस थीटा वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। ए बी को या मॉडुलस ए मॉडुलस बी को ए डॉट बी के नीचे ले आओ, तो कोस थीटा का काफ़ी पॉपुलर फॉर्मूला है जो सब स्टूडेंट्स को याद रहता है, वो ये है कि कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ए मॉडुलस बी। ठीक है, अब
मान लो मेरे पास में दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका डॉट जीरो आ रहा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो हम लोग बोलेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे बहुत ही काम का फॉर्मूला है। मान लो ए और बी दोनों सेम है, यानी कि ए डॉट ए है, तब क्या करेंगे, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे स्क्वायर मॉडुलस है। अब ये कैसे काम आ रहा है, देखो हमारे पास में मान लो कुछ इस तरह की चीज़ है कि स्क्वायर ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल रहे हैं और इसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला काम में लेना है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर मॉडुलस ए था, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी वेक्टर को डॉट करके लिख दिया। तो जब यहाँ पर स्क्वायर मॉडुलस ए प्लस बी है, तो इसको हम लोगों को यहाँ पर डॉट करके लिखना चाहिए। अब क्योंकि वेक्टर्स है, तो हम लोगों को यहाँ पर इस ब्रैकेट को 1 बाय 1 ओपन करना है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर ए है पहले इन दोनों के साथ में डॉट होएगा, नेक्स्ट वेक्टर बी इन दोनों के साथ में डॉट होएगा। ठीक है, तो जब ए के साथ में डॉट होएगा तो उसको ए डॉट ए लिख देंगे, फिर ए बी के साथ में डॉट होएगा तो उसको ए डॉट बी लिख देंगे। ऐसे ही बी जब ए के साथ में डॉट होएगा तो उसको बी डॉट ए लिखेंगे, और बी जब बी के साथ में डॉट होएगा तो उसको बी डॉट बी लिखेंगे। आई बात समझ में? तो ए डॉट ए तो स्क्वायर मॉडुलस ए हो गया, ये लिख दिया, और बी डॉट बी स्क्वायर मॉडुलस बी हो गया, ये लिख दिया। अब देखो वेक्टर के अंदर ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, तो ये दोनों सेम चीज़ें, इसलिए हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो जब हम लोगों को इस तरह की कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है तो ध्यान रखना है कि कैसे ब्रैकेट लगाना है और कैसे 1 बाय 1 उसको ओपन करना है, ध्यान रखेंगे। अब वेक्टर्स हमेशा ए और बी में तो दिए हुए नहीं होते, आई जे के में भी दिए होते हैं। तो जब हम लोग वहाँ पर डॉट कर रहे होते हैं तो आई डॉट आई को 1 करना है, जे डॉट जे को 1 करना है, के डॉट के को 1 करना है, बाकी सारे के सारे 0 होते हैं। इसको हम लोग टेबल की फॉर्म में इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे पहला वेक्टर है, मान लो a1i प्लस b1j प्लस c1k, और दूसरा वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो इनका डॉट हम लोग कर रहे हैं, तो डॉट करेंगे तो क्या होगा, i के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि a1 a2 आ जाएगा। नेक्स्ट j के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, b1 b2 आ जाएगा। नेक्स्ट c के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि c1 c2 आ जाएगा। ये जो कोफिशिएंट्स है ये विद साइन मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इनका आंसर क्या बनेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये रिजल्ट हम लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर आता है, और डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है। तो उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, तो साइन थीटा तो एंगल के हिसाब से आता है। ये जो एन कैप होता है ना, ये दरअसल इस रिजल्ट की डायरेक्शन शो करता है। तो ये जो एन कैप है ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोगों को ए क्रॉस बी करना है या बी क्रॉस ए करना है, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस करना है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, उसको हम लोग ऐसे शो करते हैं कि मेरे पास में कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो जब हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो इनका जो आंसर निकलेगा ये इन दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ निकलेगा। तो इसी तरीके से जब बी क्रॉस ए करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। अब जो रिजल्ट निकलेगा वो नीचे की तरफ निकलेगा। पहले वाला रिजल्ट ए क्रॉस बी के लिए था तो उसका आंसर ऊपर की तरफ था, इस तरीके से। तो जब हम लोगों ने इसको बी क्रॉस ए कर दिया, मतलब पलट दिया, तो उसका जो आंसर निकलेगा वो नीचे की तरफ निकलेगा। इसका मतलब है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में होते हैं। तो उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी है। ठीक भाई, दोनों वेक्टर सेम होते हैं तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। या फिर बोल दो कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो एंगल 0 डिग्री। या फिर बोल दो कि दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो एंगल 180 डिग्री। और इन तीनों के लिए साइन थीटा कैसा हो जाएगा, 0। तो हम लोग ये बोलेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर 0। अब आई जे के में मान लो ये लिख के दे रखे हैं, तो हम लोग कौन से वाले मेथड को काम में लेते हैं, हम लोग इस तरीके से दो चीज़ें बनाते हैं, एक ये और एक ये। दोनों में देखो क्या करते हैं, इसमें हम आई से जे की तरफ जा रहे हैं, कहने का मतलब है हम लोग आई क्रॉस जे लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो थर्ड वाला आएगा और वो पॉजिटिव आएगा। इसकी जगह पर मैं जे से आई की तरफ आता हूँ तो इसका उल्टा हो गया ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आंसर क्या आएगा, थर्ड वाला, लेकिन नेगेटिव के साथ में आएगा, तो उसका रिजल्ट आएगा माइनस के। इसी तरीके से जब जे से के की तरफ आऊँगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आई। ठीक है, जब मैं इसका उल्टा जाऊँगा के से जे की तरफ तो उसका रिजल्ट माइनस आई आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस आई लिख दिया। इसी तरीके से जब के से आई की तरफ आऊँगा तो उसका रिजल्ट कौन सा वाला आएगा, थर्ड वाला जे।
और जब मैं इसका उल्टा जाऊंगा आई से के की तरफ तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा माइनस जे, क्योंकि अब मैं उल्टा जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ध्यान कर लेना है कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तब तो रिजल्ट पॉजिटिव है, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिजल्ट कैसे नेगेटिव है। तो या तो ऐसे कर लो इसको, या फिर हम लोग डिटरमिनेंट वाला मेथड काम में लेते हैं। हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के, वेक्टर बी इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3 के। तो जब ए क्रॉस बी कर रहे होते हैं तो ij के लिखते हैं इस तरीके से। फिर क्योंकि वेक्टर ए पहले लिखा हुआ है तो उसके कोफिशिएंट्स को पहले लिख देते हैं, फिर वेक्टर बी बाद में लिखा है तो उसके कोफिशिएंट्स को बाद में लिख देते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं हम लोग, पहले आई को सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पर आई आ रहा होता है उसको हम लोग एक तरीके से डिलीटेड मान लेते हैं और छोटे वाले डिटरमिनेंट को हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गया आई, फिर डिटरमिनेंट a2 a3 b2 b3। इसी तरीके से फिर हम लोग नोविंगली माइनस जे लिखते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि माइनस जे लिखना है। ठीक है, अब जे किस किस में आ रहा है, जे यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो इनको हम लोग डिलीटेड मान लेते हैं और छोटे वाले डिटरमिनेंट को हम लोग लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस जे के साथ में a1 a3 b1 b3। फिर नेक्स्ट हम लोग के लिख देते हैं, ये लिख दिया, और जहाँ जहाँ के है उसको हम लोग डिलीटेड मान लेते हैं और एक छोटा डिटरमिनेंट लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा के, फिर उसके बाद में a1 a2 और b1 b2। ठीक है, अब ये छोटे डिटरमिनेंट्स कैसे सोल्व करते हैं भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट वाले में से राइट वाले को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास में पहले वाले के लिए क्या आ जाएगा, a2 b3 इस वाले के लिए, फिर उसके बाद में b2 a3 इस वाले के लिए, और उन दोनों को माइनस करना है। इधर वाली वैल्यू में से इधर वाली वैल्यू को माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास में आई के लिए रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी तरीके से जे के लिए भी आ जाएगा और के लिए भी आ जाएगा। ठीक, यहां से हम लोग ए क्रॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये एन कैप क्या था भाई, ए क्रॉस बी के अंदर ए क्रॉस बी का आंसर उनके परपेंडिकुलर आ रहा है, ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, तो उसकी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज गिवन बाय एन कैप एंड इट्स फॉर्मूला इज प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर नहीं निकालना, इसकी जगह हम लोगों को कोई जनरल वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, प्लस माइनस लेमडा ए क्रॉस बी। ये जो लेमडा है ये और कोई कंडीशन से आ जाता है, और मान लो और कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दे रखी है तो इस लेमडा को हम लोग 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये निकालना है तो क्या करेंगे, ए डॉट बी करेंगे, और जिस पर बी पर प्रोजेक्शन निकालना था यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से, तो बी के मैग्नीट्यूड से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। मान लो ए पर प्रोजेक्शन निकालना होता बी का तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते। तो अभी हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कि स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी पर हम लोगों को प्रोजेक्शन निकालना है, इसलिए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास में कोई ट्राइंगल है जिसकी ये साइड वेक्टर ए है और ये साइड वेक्टर बी है, तो उसका एरिया होता है हाफ मॉड्यूलस ए क्रॉस बी। यानी कि पहले ए क्रॉस बी निकालो, उसका फिर मॉड्यूलस निकालो, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो। वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम लोगों को 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी, तीनों कोप्लेनर है। तो मान लो हमारे पास में तीनों वेक्टर कुछ इस तरीके से, मैं एक ही पॉइंट से निकाल रहा हूँ। ये 3 वेक्टर हमारे पास में, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ठीक है, तो जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो ये वेक्टर तो इन तीनों के परपेंडिकुलर आने वाला है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सी के परपेंडिकुलर है। और जब 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट करते हैं तो उसका आंसर कैसा आता है, 0। तो पहले हम लोगों ने ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी करने से ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया जो सी के भी परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों का डॉट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग ये रिजल्ट बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 होता है, और यहां से हम लोग क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक भाई, अब पिछले 3 साल में इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन व्हाट वेक्टर आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू। तो बस सीधे सीधे डॉट करना है भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास में पूछा गया है, दोनों को लिख दिया, डॉट करेंगे तो आई के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ तो 1 है और यहाँ पर x है तो खाली x आएगा, फिर ऐसे यहाँ पे 1 है, यहाँ y है तो खाली y आएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ z है तो खाली z आएगा। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बस। तो ये 4th वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द वेक्टर दिस वन एंड दिस वन आर परपेंडिकुलर।
तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो करना होता है। तो सीधे सीधे ए डॉट बी जीरो लगा दो, लेमडा आ जाएगा। तो करते हैं भाई, ये हम लोगों ने लिख दिया ए डॉट बी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ये 4 लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 लेमडा आ जाएगा। फिर यहाँ पर -1 इस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू 4 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इज दिस वन, वेक्टर बी इज दिस वन, आर परपेंडिकुलर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो वही ए डॉट बी करना है, लेमडा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस वन, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस वन एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू दिस वन आर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, और मॉडुलस सी इज इक्वल टू √6, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, दो चीजें दे रखी है, एक तो कोप्लेनर वेक्टर्स बोल रखा है और दूसरा मॉडुलस सी दे रखा है। तो ट्राई करते हैं। तो जो हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले ए क्रॉस बी चाहिए, तो ए क्रॉस बी कर लेते हैं। आई जे के लिख देते हैं हम लोग डिटरमिनेंट के अंदर। फिर उसके बाद में पहले वेक्टर ए के कोफिशिएंट्स लिखते हैं, ये लिख दिए। फिर वेक्टर बी के कोफिशिएंट्स लिखते हैं, ये लिख दिए। फिर उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में ए क्रॉस बी आ जाता है ये। ठीक है, अब इसको हम लोग सी के साथ में डॉट करेंगे। तो सी क्या था, ये था, और ए क्रॉस भी हम लोगों ने यहाँ पर निकाला ही है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब डॉट करते हैं तो हमारे पास में यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 1। तो n इज इक्वल टू 1 वाले आंसर्स कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है और एक यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। मॉडुलस सी इज इक्वल टू √6 दे रखा है। तो मॉडुलस सी मीन सी का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये हो जाएगा √1 प्लस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू √6। दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, n की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आता है। तो m इज इक्वल टू कितना आ रहा है, +-2। यहाँ से हम लोग रिजल्ट चेक करते हैं तो हमारे पास में हमारा आंसर बनेगा ये फोर्थ वाला। m की वैल्यू +-2 दे रखी है, n की वैल्यू 1 दे रखी है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स वेक्टर f इज इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 2k एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम द पॉइंट a टू पॉइंट b। तो जो भी पार्टिकल है वो a से b पर चला गया। ठीक भाई, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी व्हाट। अब देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स तो हम लोगों को पता है वेक्टर में, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। तो डिस्प्लेसमेंट का जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो इसका मतलब वो a से b पर चला गया। तो बोलेंगे कि वेक्टर d इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। ये क्या होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला, ये हम लोगों ने किया तो हमारे पास में वेक्टर ए बी ये आ गया। अब इन दोनों का डॉट करना है, किसका, वेक्टर एफ का और वेक्टर ए बी का। तो डॉट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये थर्ड वाला हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया कि मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी, और बी क्रॉस सी मतलब क्या हो गया कि मॉडुलस बी मॉडुलस सी साइन फाई एम कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो यहाँ पर मॉडुलस ए मॉडुलस बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, मॉडुलस सी, और यहाँ पर क्या आना चाहिए भाई, मॉडुलस बी मॉडुलस सी इज इक्वल टू मॉडुलस ए। अब जब हम लोग इन दोनों को चेक करते हैं और ऑप्शंस को भी हम लोग सोचते हैं, तो पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से मान लो मॉडुलस बी इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी मॉडुलस ए इज इक्वल टू मॉडुलस सी हो जाने वाला है और यहाँ पर भी मॉडुलस ए इज इक्वल टू मॉडुलस सी हो जाने वाला है। यानी कि जब मॉडुलस बी इज इक्वल टू 1 है तो मॉडुलस ए इज इक्वल टू मॉडुलस सी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट करेक्ट है। ठीक, और हम लोग यहाँ से मॉडुलस ए की वैल्यू यहाँ उठा के रखते हैं, फिर सोल्व करते हैं फैक्टर करके, तो भी हमारे पास में ये रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हम लोगों ने सोचा है फर्स्ट ऑप्शन में वो ठीक है। अब ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने के साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है मॉडुलस बी इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो इस रिजल्ट के हिसाब से गलत हो गया, तो ये गलत है। मॉडुलस ए इज नॉट इक्वल टू मॉडुलस सी, तो इस रिजल्ट के हिसाब से फिर ये भी गलत हो गया, क्योंकि हम लोगों को ये मिला हुआ है तो ये गलत है ना, वो मिल रहा है ना। अभी इसकी वैल्यू यहाँ पे रख के देखोगे ना तो आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो वैसे भी इसके हिसाब से हमारा आंसर तो फिर यही बनने वाला है। और अदरवाइज हम लोग एक बार देख भी लेते हैं कि देखो आई जे के में ऐसा होता था ना, ये आई था, ये जे था और ये के था, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हुआ करते थे।
अब इनकी जगह पर थोड़े टाइम के लिए हम लोग ये बोल देते हैं कि ये हमारे पास में वेक्टर ए है और ये मान लो वेक्टर बी है, तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो हम लोगों को ये वेक्टर सी मिल गया, ये हमारा वेक्टर सी हो गया, ठीक है ना। तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ, लेकिन अब ए बी सी के हिसाब से, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो जब मैं बी क्रॉस सी करूँगा तो ए मिलना चाहिए, हाँ ये मिल रहा है। इसका मतलब है कि ए बी सी तीनों कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। आई बस हो गए। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पेसक्राफ्ट लोकेटेड एट दिस वन इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स लेमडा के बाय फायरिंग ए रॉकेट, ठीक है। द स्पेसक्राफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रखा है। मोमेंट का फॉर्मूला होता है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर हम लोगों को दे रखा है, एफ दे रखा है, सीधे सीधे क्रॉस कर लो भाई। ये क्रॉस किया तो हमारे पास में आंसर आ गया लेमडा रूट 5। तो ये हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है, बस ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस वन, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस वन, देन व्हाट इज बी माइनस ए डॉट 3a प्लस बी। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहले b माइनस ए निकाल लो ब्रैकेट में, फिर ये निकाल लो। तो ये हम लोगों ने निकाला है, b माइनस ए आ गया। फिर यहाँ पे 3a चाहिए था तो 3a निकाल लिया, फिर उसमें b प्लस कर दिया तो हमारे पास में ये आ गया। अब इन दोनों का डॉट करना है, तो सीधे सीधे डॉट करेंगे तो i के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, j के कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, k के कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे विद साइन। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा -106। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। तो यहाँ पर हम लोगों को 1 by 1 ब्रैकेट ओपन करना है। तो वेक्टर a को इन दोनों के साथ में क्रॉस करेंगे पहले, तो ये लिख दिया a क्रॉस a, फिर a क्रॉस b, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर b को हम लोगों को a और b के साथ में क्रॉस करना है, तो माइनस तो यहाँ पर आना ही है इसके साथ में, तो माइनस b क्रॉस a और माइनस b क्रॉस b, ठीक है। अब a क्रॉस a तो 0 हो जाएगा, b क्रॉस b भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास में से हट जाएगा, ठीक। a क्रॉस b ये रहा। यहाँ जो रिजल्ट दे रखे हैं उसके अंदर b क्रॉस a कहीं नहीं दे रखा, लेकिन हमारे पास में b क्रॉस a आया है, उसके आगे माइनस है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस b क्रॉस a को उल्टा करके a क्रॉस b लिखेंगे। तो उल्टा लिखेंगे तो माइनस माइनस वापस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में 2 a क्रॉस b हो गए, तो हमारा रिजल्ट हो गया 2a क्रॉस b। तो ये हमारे पास में आंसर है, यही करेक्ट है। नेक्स्ट है, लेट मॉडुलस a इज नॉट इक्वल टू 0, मॉडुलस b इज नॉट इक्वल टू 0 और a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर मॉडुलस a स्क्वायर मॉडुलस b होल्ड्स इफ। फिर उसके बाद में कुछ कंडीशन दे रखी हैं, तो सीधे सीधे हम लोग इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 1 by 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो a को a के साथ में डॉट किया, a डॉट a को b के साथ में डॉट किया, a डॉट b, फिर b को a के साथ में डॉट किया, b डॉट a, और b को b के साथ में डॉट किया, b डॉट b, ठीक भाई। a डॉट a तो स्क्वायर मॉडुलस a हो जाएगा, b डॉट b स्क्वायर मॉडुलस b हो जाएगा, ठीक है। a डॉट b डॉट a सेम होता है, तो ये 2a डॉट b बन जाएगा। अब जो हम लोगों को दे रखा है उसमें a डॉट b गायब है, इसका मतलब है a डॉट b 0 है, तो इसका मतलब है a और b परपेंडिकुलर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन इज व्हाट। तो इसमें हम लोगों को 2 वेक्टर्स दे रखे और उनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछा है। तो 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला एन के बी इक्वल टू प्लस माइनस a क्रॉस b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड a क्रॉस b। तो इनमें से पहले वाले को हम लोग a मान लेते हैं, दूसरे वाले को b मान लेते हैं। हम लोगों को a क्रॉस b निकालना है ना, तो ये a क्रॉस b निकालते हैं। हम लोगों ने डिटरमिनेंट लिख दिया, ij के लिख दिया, फिर उसके बाद में a के कोफिशिएंट्स पहले लिखने ये लिख दिए, फिर b के कोफिशिएंट्स लिखने ये लिख दिए, फिर a क्रॉस b निकाल लिया। तो ये हमारे पास में a क्रॉस b आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को निकालना है, तो ये हो जाएगा रूट 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर यानी कि 5 रूट 3। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास में आ गई हैं। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं, ये कर दी हम लोगों ने, 5 वगैरह कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो या तो ये वाला आएगा इस प्लस माइनस के हिसाब से, या फिर ये वाला आएगा। तो ऑप्शन में कुछ ऐसा दे रखा है क्या, ऑप्शन में फर्स्ट वाला ऑप्शन मुझे करेक्ट होते हुए नजर आ रहा है, यही हमारा आंसर है, ये इसके जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन इज व्हाट। ठीक भाई, तो 2 वेक्टर्स के बीच में हम लोगों को पहले एंगल निकालना है, उसका साइन निकालना है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। तो ये करते हैं, इनका डॉट निकालेंगे, इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो डॉट निकालेंगे तो यहाँ पे 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, 8 आ जाएगा।
फिर -6 3 से मल्टीप्लाई होगा -18 आ जाएगा, फिर -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो हमारे पास में cos थीटा की वैल्यू आ रही है -1/√26। अब हम लोगों को इसका साइन निकालना है, तो ठीक है भाई, साइन थीटा इक्वल टू होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/√26। तो ये सेकेंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कैप एंड बी कैप आर 2 यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, देन द वेक्टर दिस वन इज पैरेलल टू व्हाट। तो ध्यान रखना है कि ए कैप और बी कैप यूनिट वेक्टर है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक। तो मैं यहाँ पर इनको आई और जे मान लेता हूँ, ठीक भाई, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन हम लोगों को पता है। तो जैसा लिखा है वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ए की जगह पर आई लिख दिया, बी की जगह पर जे लिख दिया, यहाँ पर भी, ठीक है। अब इधर वाले को पहले सोल्व कर लेते हैं। आई क्रॉस जे कैसे होएगा भाई, आई से जे की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव के आता है, तो ये हम लोगों ने के लिख दिया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन होएगा तो पहले के आई के साथ में क्रॉस होगा, फिर जे के साथ में क्रॉस होगा, तो लिख देते हैं। तो हमारे पास में हो गया आई क्रॉस के, फिर उसके बाद में जे क्रॉस के। तो आई क्रॉस के मतलब आई से के की तरफ क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इसका मतलब जे का उल्टा आएगा, यानी कि -j। फिर उसके बाद में जे क्रॉस के, जे से के की तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो आई आएगा, तो इसकी जगह आई लिख दिया, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू को वापस पुट कर देते हैं, जे की जगह पर बी लिखा और आई की जगह पर ए लिखा, तो ये लिखाई में आ गया। अब ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो -b कैप को पीछे लिख देते हैं, ये हो जाएगा a कैप -b कैप। तो इसके हिसाब से फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू P है, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो हम लोग ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, B को सेंटर पर लिखा हुआ है, तो ये B हमारे पास में राइट एंगल हो गया है। फिर हाइपोटेनस AC वैसे भी दे रखा है, तो इसकी लेंथ कितनी है, P है, ठीक है। अब जो लिखा हुआ है उसमें AB AC वगैरह लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं ट्राइंगल के हिसाब से, AB + BC इज इक्वल टू वेक्टर AC, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब ये जो हम लोगों को निकालना है इसको हम लोगों ने लिख दिया। अब इसमें यहाँ पे देखो BC और BA तो परपेंडिकुलर है, ये BC इधर है और BA ये है, तो इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये तो डॉट में 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास में, ये बचेगा AB.AC, फिर ये बचेगा CA.CB, ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, इस CA को उल्टा करके .AC लिख दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे को ये चाहिए था, मैंने इनमें से AC को कॉमन लेके बाहर निकाला, ये निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा AB, फिर यहाँ बचेगा -CB, ठीक भाई। अब उसके बाद में CB को उल्टा किया तो ये एक और बार माइनस लेके आएगा, तो उसके कारण से +BC हो जाएगा। अब AB + BC तो हम लोगों को पता है कि ये वेक्टर AC है, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब AC वेक्टर P है, फिर से वेक्टर P डॉट करेंगे तो कितना आएगा, P² आएगा, तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके लिए, A.B / मॉड्यूलस B। सोल्व करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 19 / 9, तो ये सेकेंड वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज द सेम एज एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स वेक्टर A एंड वेक्टर B। और सेकंड लिखा है, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू वेक्टर 0 वेयर वेक्टर A इज नॉट इक्वल टू वेक्टर 0, वेक्टर B इज नॉट इक्वल टू वेक्टर 0, देन वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर B। विच ऑफ द अबाव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है, ट्राई करते हैं। ट्राइंगल के हिसाब से हमारे पास में ये कोई ट्राइंगल है, ये हमारे पास में 2 साइड्स हैं, तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ मॉडुलस A क्रॉस B, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज द सेम एज एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स A एंड B, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ तो हम लोगों को मैग्नीट्यूड को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, या कह दो कि 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। आगे बात करते हैं, इफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर 0, A क्रॉस B क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और बोला है कि A और B दोनों 0 नहीं है, ठीक है, दोनों 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि A और B या तो पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे। तो इसके हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर B, तो फिर ये करेक्ट है, ठीक है।
तो फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सेकंड वाला, ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू दिस वन, वेक्टर बीटा इज इक्वल टू दिस वन एंड वेक्टर गामा इज इक्वल टू दिस वन बी 3 वेक्टर्स इफ अल्फा एंड बीटा आर बोथ परपेंडिकुलर टू वेक्टर डेल्टा एंड वेक्टर डेल्टा डॉट वेक्टर गामा इज इक्वल टू 10 देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डेल्टा। ठीक है भाई, तो क्या बोल रखा है भाई कि डेल्टा इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ कि वेक्टर डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर बीटा, क्योंकि दोनों का क्रॉस करेंगे तभी तो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। तो ये हम लोगों ने किया, अल्फा क्रॉस बीटा निकालना पड़ेगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 5i माइनस जे माइनस के। ठीक है, इसको यहाँ पर पुट कर दिया तो वेक्टर डेल्टा आ जाएगा प्लस माइनस 5 लेमडा i माइनस जे माइनस के। नेक्स्ट हम लोगों को दे रखा है डेल्टा डॉट गामा इक्वल टू 10, तो गामा ये रहा और डेल्टा यहाँ पर है, तो इनका डॉट करते हैं और इक्वल टू 10 रख देते हैं। तो सोल्व करने पर हमारे पास में ये आ रहा है। इसको और सोल्व करते हैं तो लेमडा की वैल्यू आती है प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5, ये हम लोग यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो जाने वाला है, फिर प्लस माइनस 2 तो बाहर रहेगा ही। अब इसका मैग्नीट्यूड ही तो पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डेल्टा, तो बस सीधे सीधे इस प्लस माइनस से तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, 2 बाहर ही रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √3 आ जाएगा, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 2√3। तो ये सेकंड वाला हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉर एनी वेक्टर वेक्टर ए स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस आई स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस जे प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस के इज इक्वल टू व्हाट। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग ए को मान लिया करते हैं, मैंने ए को मान लिया है a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक भाई, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और क्योंकि ऑप्शंस में हम लोगों को ये सब के स्क्वायर करके दे रखे हैं तो स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कितना हो जाएगा, सीधे सीधे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड कुछ आंसर आना चाहिए। हम a क्रॉस आई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास में, फिर उसका मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये हो जाएगा √a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, फिर उसके बाद में स्क्वायर भी तो करना है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा। ऐसे ही जब a क्रॉस जे निकालेंगे तो ये आएगा, इसमें j गायब है, इसमें i गायब था, इसमें j गायब है। ठीक है, तो इसमें k गायब हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये आएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक भाई, ये मैंने यहाँ पे डिटेल में सोल्व नहीं किया, डायरेक्ट इसका आंसर इसके हिसाब से लिख दिया है। अब क्या करना है भाई, इन सब को सम करना है, तो इसको इसको और इसको इन तीनों को सम कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर मॉडुलस ए, तो इसका मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर मॉडुलस ए, तो ये सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 है, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू। फिर उसके बाद में हम लोगों को कुछ ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं जिसमें मॉडुलस का स्क्वायर आ रहा है, तो जैसे ही कभी ऐसे आता है तो सीधा सा मतलब है कि उसको हम लोगों को इस तरीके से लिखना है, फिर डॉट करना है, तो डॉट करने में कोस थीटा आएगा। ठीक है, अब कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोगों को रिलेट करना है, तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 थीटा एंगल और यहाँ पे कितना है थीटा, और हम लोगों को एंगल कैसा चाहिए थीटा बाई 2, तो यहाँ पर थीटा की जगह थीटा बाई 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा थीटा, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर थीटा था तो इसका डबल था यहाँ पर, तो जब इसको थीटा बाई 2 लिखेंगे तो यहाँ पर डबल करके क्या लिखेंगे थीटा। इसका मतलब है cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालना है, तो उसके लिए cos थीटा पता होना चाहिए और cos थीटा के लिए a डॉट बी पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये आएगा कहाँ से, तो इसके लिए हम लोग इनको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ a प्लस बी मॉडुलस स्क्वायर दे रखा है और a माइनस बी मॉडुलस स्क्वायर दे रखा है, तो दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं। पहले स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ a प्लस बी ट्राई करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी डॉट a प्लस बी। केयरफुली ब्रैकेट को ओपन करेंगे 1 बाई 1, a डॉट a आएगा, फिर a डॉट b आएगा, फिर नेक्स्ट b डॉट a आएगा, फिर b डॉट b आएगा, ये आ गया। अब a डॉट a क्या है, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ a, और b डॉट b क्या है, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ b। तो ये तो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं ना, तो इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास में हो जाएगा 2 प्लस 2 a डॉट b, इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो इसका रिजल्ट हमारे पास में ये आ गया। इसी तरीके से स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ a माइनस बी करते हैं, तो यहाँ पर डॉट लगाना पड़ेगा, इसमें भी 1 बाई 1 हम लोग इसको ओपन करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा 2 ब्रैकेट
1 माइनस ए डॉट बी। ठीक है, अब इसको देखो, कोस थीटा क्या था भाई, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। अब ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये तो हट जाएगा नीचे। तो हमारे पास में कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ए डॉट बी। तो यहाँ पर हम लोग कोस थीटा की जगह पर ए डॉट बी लिखे हुए हैं। ठीक भाई, अब साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस ए डॉट बी अपॉन 2। अब ये आएगा किस में से, ये गौर करना है बस। हमारा जो रिजल्ट है उसमें माइनस आ रहा है, और इन दोनों में ए माइनस बी वाले के अंदर माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ए प्लस बी वाला तो ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ये गलत है। इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, अब पहले सेकेंड वाले को ट्राई करते हैं। इसमें इसकी वैल्यू में 4 डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो इसका मतलब यही करेक्ट है, तो हमारा जो आंसर है वो ये सेकेंड वाला है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर 2 वेक्टर्स ए एंड बी। पहले में ब्रैकेट ओपन हो रहा है, दूसरे में डायरेक्ट मॉड्यूलस लिखा हुआ है, और तीसरे में कुछ ऐसे रिलेशन दे रखे हैं। देखते हैं क्या होता है। तो पहला उठाते हैं हम लोग, ब्रैकेट को केयरफुली ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा ए डॉट ए, ये रहा, फिर ए डॉट बी माइनस में आएगा, फिर बी डॉट ए प्लस में आएगा, फिर माइनस में बी डॉट बी आएगा, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाने वाले हैं, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, इसलिए। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा स्क्वायर मॉडुलस ए माइनस स्क्वायर मॉडुलस बी। तो ये इसको टेली कर रहा है, इसका मतलब पहला करेक्ट है, ये ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, थर्ड वाले को पहले चेक कर रहा हूँ, थोड़ा इजी लग रहा है मुझे। ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी कोस थीटा। तो जब मैं इसका मॉडुलस लूँगा और फिर उसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मॉडुलस ए स्क्वायर, फिर मॉडुलस बी स्क्वायर, फिर कोस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक भाई, फिर ऐसे ही यहाँ पर ए क्रॉस बी का मॉडुलस चाहिए, तो ए क्रॉस बी ये होता है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर मॉडुलस कॉमन आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है। तो हमारे पास में इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा स्क्वायर मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट हैं। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड के अंदर फील ऐसा आता है कि मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये आ जाएगा, पर एक्चुअली यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर नहीं सकते हैं, वो तो जो हम लोग मॉडुलस का स्क्वायर कर रहे होते हैं तब चलता है ना भाई, ऐसा कुछ लिखा होगा तभी तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, डॉट करते हैं, वो ब्रैकेट को ओपन करते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहाँ तो अलग से एक मॉडुलस है, फिर एक अलग से मॉडुलस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, उसका रिजल्ट हम लोगों को ये दे रखा है। अब यहाँ पर ये गड़बड़ हो सकती है कि भाई यहाँ मैग्नीट्यूड है, फिर मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड यानी कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब हम लोगों ने मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी को कुछ ऐसे सेलेक्ट किया कि बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तो स्क्वायर करने पर यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा आरएचएस में वो तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा मैं ए और बी कुछ मान लेता हूँ और यहाँ पुट करता हूँ एलएचएस में, फिर आरएचएस में भी पुट करता हूँ, तो ये दोनों इक्वल नहीं आते। ट्राई करके देख लो। तो इसका मतलब सेकेंड वाला गलत है। तो हमारे पास में दो ही चीज़ें सही थी, एक तो फर्स्ट और एक थर्ड। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी 0 है, बी डॉट सी 0 है और ए डॉट सी भी 0 है। ये इसका मीनिंग है। ईच ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू 1 और मैग्नीट्यूड सी इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों को दे रखा है। ठीक है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस वन, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस वन, वेक्टर सी इज इक्वल टू दिस वन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और सब कुछ मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक भाई, तो जो हम लोगों को गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं कि जो स्मॉल वाले वेक्टर्स हैं इन सब के मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ लिखा हुआ है यूनिट मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब है ये हम लोग को गिवन है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि ए डॉट बी 0, बी डॉट सी 0, सी डॉट ए 0 है। ठीक है, अब पहले इसको देखते हैं। ये हम लोगों ने लिखा, इसका मैग्नीट्यूड सेम होएगा, एलएचएस और आरएचएस दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया, स्क्वायर करते हैं, ये स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से डॉट कर सकते हैं, 1 बाई 1 ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो इन सब में से ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, खाली ये तीनों बचेंगे। इनका मतलब है स्क्वायर मॉडुलस ए, स्क्वायर मॉडुलस बी, स्क्वायर मॉडुलस सी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो मॉडुलस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। तो इसी तरीके से मॉडुलस बी निकालते हैं तो वो कितना आएगा √3। इसी तरीके से जब मॉडुलस सी निकालोगे, ये चाहिए ना हम लोग को यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग इन्हीं मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर भी √3 ही
आएगा। इसका मतलब है तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ मॉड्यूलस ए इज इक्वल टू 3, मॉड्यूलस बी इज इक्वल टू 4 और मॉड्यूलस ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ए प्लस बी। अब हम लोगों को मॉड्यूलस ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये कर सकते हैं, ऐसा करने से ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसके अंदर हम लोगों को ये पता है, दोनों के मैग्नीट्यूड पता है, ये हम लोग लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 + 9 25 हो जाएगा। लेकिन ए डॉट बी अभी हम लोगों को नहीं पता है, तो ये पता करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 RHS में और LHS में स्क्वायर मॉड्यूलस ए माइनस बी। तो इसमें भी हम लोग सेम फंडा लगाते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सोल्व करते हैं, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आती है 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 25। लेकिन अब हम लोगों को ये थोड़ा ना चाहिए, हम लोगों को तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन आर कोप्लेनर, ठीक है, और बोल दिया है कि ABC 1 नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब क्योंकि हम लोगों को ये बोल रखा है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर है, तो मैं पहले इन दोनों का क्रॉस निकाल रहा हूँ, फिर इनके रिजल्ट को तीसरे वाले के साथ में डॉट करके उनको 0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस करने के लिए IJK लिखा, फिर पहले वाले के कोफिशिएंट्स लिख दिए, दूसरे वाले के कोफिशिएंट्स लिख दिए और स्टेटमेंट को सोल्व किया तो ये आया। अब इसको तीसरे वाले के साथ में डॉट करना है, ये डॉट किया और इक्वल टू 0 लगा दिया, तो हमारे पास में ये एक रिजल्ट आया। यहाँ से C की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है। अब हम लोगों को इसको सोल्व करने के लिए 1 - C की ज़रूरत है, फिर उसके उल्टे की ज़रूरत है, तो 1 - C किया, 1 - C किया, तो हमारे पास में ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें से नोविंगली में फैक्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, फैक्टर करने से हमारे पास में 1 - C की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा और इन दोनों को मैं सोल्व करूँगा तो मेरे को 1 - A और 1 - B मिलेंगे, इसलिए। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, उल्टा करके लिख दिया, उल्टा किया तो देखो ये हम लोगों को 1 - A 1 - B मिल गया, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यही आना है। यहाँ साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, साइन पे इसलिए नहीं फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे, तो वो अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में कुछ ऐसा आता है, फिर ये कटेंगे, है ना, ये कटेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना है, ये सेकेंड वाला।